नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रेश मौर्य सुपर स्टडी जोन पर आप सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन है। आज हम लोग राज्य क्या है, राज्य की परिभाषा क्या है, राजनीति विज्ञान के अनुसार भी देखेंगे और भारतीय संविधान के अनुसार भी देखेंगे। यह वीडियो टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी, नेट जेआरएफ राजनीति विज्ञान के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ से हम लोग एक एक तथ्यों को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि लैटिन भाषा में राज्य के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है। तो लैटिन भाषा में राज्य के लिए पोलिस शब्द का प्रयोग किया गया है और जिसका अर्थ होता है नगर, राज्य या सिटी स्टेट होता है। फिर क्वेश्चन ये बनेगा कि रोम के लोगों ने या रोमनों ने राज्य के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है। सिविटास शब्द का प्रयोग किया है। बोधा ने राज्य के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है। तो बोधा ने राज्य के लिए रिपब्लिक शब्द का प्रयोग किया है। हाब्स ने राज्य को क्या कहा है। तो हाब्स ने राज्य को कॉमनवेल्थ कहा है। लॉक ने राज्य को क्या कहा है। तो लॉक ने राज्य को ट्रस्ट कहा है। फिर क्वेश्चन ये बनता है कि व्यक्तिवादी जो विचारक हैं वह राज्य को क्या मानते हैं। तो व्यक्तिवादी विचारक राज्य को एक आवश्यक बुराई मानते हैं। फिर क्वेश्चन ये बनेगा अराजकतावादी विचारक राज्य को क्या मानते हैं। तो अराजकतावादी विचारक राज्य को एक अनावश्यक बुराई मानते हैं। फिर इसके बाद क्वेश्चन ये बनेगा कि जो श्रमिक संघवादी हैं वह राज्य को क्या मानते हैं। तो श्रमिक संघवादी विचारक राज्य को एक विकार मानते हैं। आदर्शवादी जो विचारक हैं वह राज्य को क्या मानते हैं। तो वह एक सावयी संगठन और मानवीय विवेक का परिणाम मानते हैं। बहुलवादी विचारक राज्य को क्या मानते हैं। अन्य समुदायों की तरह एक समुदाय कहते हैं। समाजवादी विचारक जो हैं वह राज्य को क्या मानते हैं। एक वर्गीय संस्था मानते हैं। संविदावादी जो विचारक हैं वह राज्य को एक यंत्र कहते हैं और समझौते का परिणाम कहते हैं। जो सर्वाधिकारी विचारक हैं वह राज्य को एक सर्वोच्च संस्था मानते हैं। बर्क और वर्गेस जो हैं वह राज्य को एक ऐतिहासिक विकास की उपज मानते हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन ये बनेगा कि जो मार्क्सवाद भी विचारक हैं या मार्क्सवाद राज्य को क्या मानता है। तो यह एक शोषण का यंत्र मानता है। फिर क्वेश्चन ये बनेगा कि आधुनिक समय में राज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया और कब किया और किस पुस्तक में किया। तो आधुनिक समय में राज शब्द का सबसे पहले प्रयोग 1513 ईस्वी में या 16वीं शताब्दी में इटली के विचारक मैकियावेली ने अपनी पुस्तक द प्रिंस में किया है। फिर यहाँ से सबसे ज़्यादा मेन क्वेश्चन बनता है कि ये जो राज्य की परिभाषाएं दी गई हैं इसमें से सर्वाधिक मान्य परिभाषा किसकी है। तो सर्वाधिक मान्य परिभाषा किसकी है। गार्नर की मानी जाती है। अब हम लोग देखते हैं कि गार्नर की जो परिभाषा वह इतनी महत्वपूर्ण है, वह परिभाषा क्या है। तो गार्नर के अनुसार या गार्नर राज्य के विषय में क्या बताते हैं। तो गार्नर के अनुसार राज्य संख्या में कम या अधिक व्यक्तियों का एक ऐसा समुदाय है जो निश्चित भूभाग में अस्थायी रूप से निवास करता है तथा जिसकी अपनी एक सरकार होती है जो अपनी आंतरिक और बाह्य नीतियों को बनाने में पूर्णतः स्वतंत्र होता है और जिसकी आज्ञाओं का पालन लोग स्वभावतः करते हैं। फिर इसके बाद राज्य का उद्गम स्थल क्या माना जाता है। तो राज्य का उद्गम स्थल प्राचीन यूनान को माना जाता है। अब यहाँ पर कुछ अन्य परिभाषाओं को भी हम लोग देखेंगे, जैसे प्लेटो, अरस्तु, सिसरो और सेंट ऑगस्टाइन को हम लोग देखते हैं। तो प्लेटो के अनुसार राज्य क्या है। तो प्लेटो के अनुसार प्लेटो ने राज्य को ऐसा समुदाय बताया है जिसमें मनुष्य की प्रतिभाओं को निखारने का सर्वोत्तम मार्ग मिलता हो। अरस्तु के अनुसार राज्य परिवार
और ग्रामों का एक ऐसा समूह है जो आत्मनिर्भर और समृद्ध जीवन व्यतीत करने के लिए संगठित किया गया है। सिसरो के अनुसार राज्य बहुसंख्यक समाज का एक ऐसा संगठन है जो सामान्य अधिकारों और पारस्परिक लाभों को प्राप्त करने के लिए बनाया गया है। सेंट ऑगस्टाइन के अनुसार राज्य क्या है? तो सेंट ऑगस्टाइन के अनुसार राज्य एक ऐसे व्यक्तियों के समझौते द्वारा निर्मित संस्था है जिन्होंने अपना संगठन विधि और कर्तव्यों के प्रयोग की पूर्ति के लिए तथा पारस्परिक संपर्क के लाभ की प्राप्ति के लिए बनाया है। फिर इसके बाद क्वेश्चन ये बनता है कि राज्य के कितने तत्व हैं? तो राज्य के 4 तत्व पाए जाते हैं। पहला जनसंख्या है, दूसरा निश्चित भूभाग है, तीसरा सरकार है और चौथा है संप्रभुता। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो ये राज्य के चारों तत्व है यह सिर्फ गार्नर की परिभाषा में ही पाया जाता है, इसीलिए गार्नर की जो राज्य की परिभाषा है वही सर्वाधिक मान्य परिभाषा है और यहाँ पर हम लोग गार्नर की परिभाषा को लेकर के ही चलेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये बनता है कि जो संप्रभुता शब्द है तो संप्रभुता शब्द का अर्थ क्या होता है और संप्रभुता शब्द का पहली बार प्रयोग कौन करता है? तो संप्रभुता का अर्थ होता है सर्वोच्च सत्ता और इसका प्रयोग सबसे पहले बोधा ने किया है। संप्रभुता को राज्य की आत्मा कहा जाता है या प्राण कहा जाता है या मौलिक तत्व कहा जाता है या सबसे महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है। संप्रभुता के अभाव में राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती है। अब हम लोग संविधान के अनुसार देखेंगे क्योंकि संविधान में जहाँ जहाँ पर भी राज्य की परिभाषाएं दी गई हैं वहाँ पर अलग अलग परिभाषाएं दी गई हैं। अब हम लोग अनुच्छेद 1 के अनुसार राज्य की परिभाषा को देखते हैं तो संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार राज्य का अर्थ भारतीय संघ की इकाई है या यूनिट है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 12 और 36 के अनुसार राज्य की परिभाषा क्या है, क्योंकि अनुच्छेद 12 और 36 में भी राज्य को डिफाइन किया गया है। तो अनुच्छेद 12 और 36 के अनुसार राज्य का अर्थ एक ऐसी संस्था से है जो कानून बनाती है, प्रशासनिक व्यवस्था देखती है, वित्तीय व्यवस्था देखती है और नियंत्रण का भी कार्य करती है। जैसे संसद है, केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, राज्य विधानमंडल है, स्थानीय प्राधिकारी और अन्य प्राधिकारी हैं। स्थानीय प्राधिकारी में कौन कौन आएगा? तो स्थानीय प्राधिकारी में ग्राम पंचायत और नगर पालिका आती है। अन्य प्राधिकारी में जैसे विश्वविद्यालय है, भारतीय खाद्य निगम है, ये सारी जो है आते हैं अन्य प्राधिकारी में। तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह सब्सक्राइब करें क्योंकि हमारी वीडियो अब आप पर मिलेगी। जय हिंद।